अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है ऑसिलेशन, उसकी एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1 है यूनिट ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। रेडियो सेट की जो ट्यूनिंग है ये किसकी मिसाल है? मैकेनिकल रेजोनेंस की, म्यूजिकल रेजोनेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की या फ्री वाइब्रेशन की? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में क्या होता है कि आपने अपने रेडियो सेट के ऊपर जिस फ्रिक्वेंसी का रेडियो स्टेशन सुनना होता है तो आप नाब को घुमाते हैं और वो जो नाब है उसके घूमने से रेडियो सेट की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी चेंज होती रहती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जिस स्टेशन की आप आवाज़ सुनना चाहते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी के पास यूँ ही आप नाब को लेकर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो रेडियो का जो ट्यूनिंग सर्किट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में कैच करना शुरू कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस एनर्जी को वसूल करना शुरू कर देता है। और जो ही उस एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप उस नाब को लेकर आते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, और आपको उस रेडियो स्टेशन के जो सिग्नल्स हैं वो वसूल होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। दूसरे नंबर पर है द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इवनली बाई माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है, रेजोनेंस है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है या फ्री ऑसिलेशन है। पूछा जा रहा है कि जो माइक्रोवेव ओवन के ज़रिए जो हम खुराक को गर्म करते हैं और ख़ुराक को पकाते हैं ये किसकी एग्जांपल है? तो इसका आंसर है रेजोनेंस। यहाँ पर भी क्या होता है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो एनर्जी फ्राहम करती हैं खुराक को, और उस खुराक के अंदर जो पानी और जो फैट के मालिक्यूल्स होते हैं उनको ये एनर्जी मिलती रहती है। तो ये जो खुराक के मालिक्यूल्स होते हैं और जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं ये जब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो इस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो खाना होता है वो गर्म भी होता है और जो पका हुआ खाना नहीं होता वो इस एनर्जी को वसूल करने से पक भी जाता है। तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रेजोनेंस। थर्ड है द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट कराची एंड मरी आर रिलेटेड एज। जो टाइम पीरियड है, एक ही पेंडुलम हो तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कराची और मरी में उनका क्या ताल्लुक होगा? यानी मतलब ये है कि एक ही जैसे दो पेंडुलम हो, बिल्कुल एक ही जैसे, एक को कराची पर रखें एक को मरी में, तो फिर जो टाइम पीरियड होगा उनका एक दूसरे के लिहाज से वो किस तरह होगा एक दूसरे के लिहाज से? तो ऑप्शन है TK इज इक्वल टू TM, यानी कि कराची पर जो टाइम पीरियड होगा वो मरी के टाइम पीरियड के बराबर होगा। TK इज ग्रेटर देन TM, TK इज लेस देन TM, या 2TK इज इक्वल टू 3TM। अब इसको देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पेंडुलम का फार्मूला लिखते हैं 2 पाई L डिवाइडेड बाई G अंडर द रूट। यहाँ से जो T है हमारे पास टाइम पीरियड वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 2 पाई भी कांस्टेंट है और पेंडुलम भी सेम है, उनकी लेंथ भी एक जैसी होगी। तो यहाँ पर जो G की वैल्यू है वो सिर्फ चेंज होगी, तो T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा G के अंडर रूट के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिधर G की वैल्यू ज़्यादा होगी उधर टाइम पीरियड कम होगा। अब G की वैल्यू किधर ज़्यादा होगी? तो G की वैल्यू जो है वो कराची में ग्रेटर होगी, किसकी निस्बत? G की वैल्यू के जो कि होगी मरी में। क्यों? क्योंकि मरी हाइट पर है और हमें पता है जो हम हाइट पर जाते हैं सतह समंदर से तो G की वैल्यू में कमी वाक़ई हो जाती है। अब उल्टा रिलेशनशिप है, जिधर G की वैल्यू ज़्यादा है उधर टाइम पीरियड कम है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइम पीरियड एट कराची ये होगा स्मॉलर किसके? टाइम पीरियड एट मरी के, यानी T के स्मॉलर होगा TM के। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, TK इज़ लेस देन TM। फोर्थ है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मैस एंड स्प्रिंग इज। आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है वाइब्रेटिंग मैस एंड स्प्रिंग की वो वेरिएबल होगी, लो होगी, हाई होगी या कांस्टेंट होगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो उसमें जो टोटल एनर्जी होगी वाइब्रेटिंग मैस एंड स्प्रिंग की वो क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। यहाँ पर जो वाइब्रेटिंग मैस एंड स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी टोटल वो कांस्टेंट रहेगी।
उसमें कमी या ज़्यादती वाकई नहीं होगी। फिफ्थ है, वाइल डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम विच क्वांटिटी शुड बी केप्ट स्मॉल। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का, इस फार्मूले को डिराइव करते हुए कौन सी क्वांटिटी को हमने स्मॉल रखना होता है। तो ऑप्शंस हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, एम्पलीट्यूड, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो जब भी हम एक पेंडुलम का जो हम क्या कर रहे होते हैं जी, टाइम पीरियड फाइंड कर रहे होते हैं, तो हमने उसका जो एम्पलीट्यूड होता है यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक दोनों साइडों पर जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल रखना होता है ताकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल हो और ज़्यादा वेरी ना करे। तो जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा एम्पलीट्यूड, वो होगा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ है, इफ़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 2 सेकेंड देन द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी। अगर एक मास है स्प्रिंग के साथ जो कि सस्पेंड है, मास m, उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। अब अगर उस मास की जगह, उस m मास की जगह हम मास को 4 टाइम्स बढ़ाकर 4m लगा दें मास, तो फिर उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड होगा या 4 सेकेंड होगा। तो ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। जो मास अटैच टू स्प्रिंग होती है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2πm डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड शुरू में दिया गया है m के लिए वो 2 सेकेंड है। अब अगर मास m प्राइम जो है वो 4m कर दें, यानी नई मास जो है वो 4m कर दें, तो जो टाइम पीरियड नया होगा t प्राइम वो कितना हो जाएगा? 2π, इस m की जगह 4m लगा दें तो 4m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। तो t प्राइम इज इक्वल टू 2π, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, 2m अंडर रूट k, m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। ये 4 का अंडर रूट लेके 2 हम बाहर ले गए, तो इस 2 को हम बाहर ले जाते हैं अलहदा और इसको इन सब को वैसे ही लिख देते हैं। तो 2π मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2π m डिवाइडेड बाई k किसके इक्वल है? t के इक्वल है। और t किसके इक्वल है? तो देखें t जो है वो 2 सेकेंड है, तो t प्राइम जो होगा वो 2 2 4 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैथ 4 टाइम्स करने से जो पीरियड होगा वो भी 4 सेकेंड हो जाएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 7th है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। If its length is increased by 4 times then its period becomes 16 सेकेंड, 12 सेकेंड, 8 सेकेंड या 4 सेकेंड। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो 2 सेकेंड है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, देखें जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है एक सिंपल पेंडुलम का। अगर इसकी लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें, जो लेंथ है एल प्राइम ये 4l कर दें, तो अब जो नया टाइम पीरियड होगा टी प्राइम वो कितना होगा? तो टी प्राइम किसके इक्वल होता है? 2π l डिवाइडेड बाई g अंडर द रूट। ये है टाइम पीरियड का फार्मूला। टी प्राइम इक्वल है 2π l प्राइम डिवाइड बाई g अंडर द रूट। टी प्राइम इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाई l को ज़रा देखें तो l किसके इक्वल है? l इक्वल है, l प्राइम जो है इक्वल है 4l के, 4l डिवाइडेड बाई g अंडर द रूट। टी प्राइम इक्वल हो जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाई 4 का अंडर रूट लेंगे 2l डिवाइडेड बाई g अंडर द रूट हो जाएगा। अब टी प्राइम इज इक्वल टू 2 को अलग लिख लेते हैं और इसको लिखते हैं 2π l डिवाइडेड बाई g अंडर द रूट। तो टी प्राइम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2π l डिवाइडेड बाई g अंडर द रूट जो है वो t के इक्वल है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई t कितना है? 2 सेकेंड है, तो 2 2 4 सेकेंड हो जाएगा। अगर हम इसकी लेंथ को 4 टाइम्स करते हैं तो नया टाइम पीरियड 4 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। टू मेक द फ्रिक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेशन। एक स्प्रिंग ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी को हमने अगर डबल करना हो, वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस द मास टू 1/4, क्वाड्रपल द मास, डबल द मास, हाफ द मास। तो क्वाड्रपल द मास का मतलब होता है 4 गुना बढ़ाना। तो देखें जो स्प्रिंग ऑसिलेशन है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, कौन सा क्वेश्चन है जी? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है f से रिप्रेजेंट करते हैं, f इज इक्वल टू 1/2π k डिवाइडेड बाई m अंडर द रूट। अब f का रिलेशनशिप मैथ के साथ देखें, क्योंकि मैथ को हमने कम ज़्यादा करना है फ्रिक्वेंसी को डबल करने के लिए। k कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/m अंडर द रूट। इसका मतलब है
कि एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मैस के। मैस को ज़्यादा करेंगे फ्रिक्वेंसी कम होगी, मैस को कम करेंगे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को डबल करना है यानी 2f करना है, तो अगर सीधा सीधा रिलेशनशिप होता 1/m तो फिर इसको भी हम 2 टाइम्स कम करते फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती। लेकिन ये अंडर रूट m है, तो जब हम इसका अंडर रूट भी लेंगे तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फिर 4 टाइम्स जो है वो कम करना पड़ेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा 1/4m अंडर द रूट। तो 4m अंडर द रूट में 4 का हम क्या ले लेंगे जी, स्क्वायर लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैस को 4 टाइम्स जो है वो कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। 4m नहीं करेंगे बल्कि इसको क्या करेंगे, m/4 करेंगे। m/4 करने से ये फ्रिक्वेंसी होगी वो डबल होगी। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, रिड्यूस द मैस टू 1/4। 9 है, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम when particle displacement is maximum halfway between them crossing mean position at rest। कहा जा रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो मैक्सिमम होती है कब, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जब जो पार्टिकल है वो दरमियान में होता है मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के, मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होता है या रेस्ट पोजीशन पर होता है। तो देखिए ये हमारे पास फार्मूला है इसका कि जो एफ रीस्टोरिंग होता है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -kx के। अब -k जो है इसमें k कांस्टेंट है, तो एफ रीस्टोरिंग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, x के। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस मीन पोजीशन से ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा बॉडी का पार्टिकल का उतना ही ज़्यादा। अब ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट कम है तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मैक्सिमम किस वक्त होगी, वो उस वक्त होगी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस साइड पर और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये मैक्सिमम है। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो 10th क्वेश्चन है, 2 springs of spring constants K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि 2 स्प्रिंग्स हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 हैं, इनको सीरीज में ज्वाइन किया गया है। जब इनको सीरीज में ज्वाइन किया गया है तो जो इनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा जब दोनों को मिलाया जाएगा, यानी इस सीरीज में आपस में जोड़ दिए गए हैं, तो इन दोनों का जो मिला जुला स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमने फाइंड करना है। अब चूंकि दोनों जो स्प्रिंग्स हैं उनकी अगर एक जैसी एक्सटेंशन करनी है तो उनके ऊपर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो पहले की जो एक्सटेंशन है पहले स्प्रिंग की उसको हम ले लेते हैं x1 और वो इक्वल होगा F/K1। और दूसरा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके अंदर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स F लगाएंगे, चूंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मुख्तलिफ है पहले से, वो K1 नहीं है बल्कि क्या है K2 है, तो उसके अंदर जो एक्सटेंशन होगी वो भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। अब चूंकि उनको सीरीज में जोड़ रहे हैं तो जो टोटल एक्सटेंशन होगी वो इक्वल होगी x1 + x2 के। सीरीज कम्बिनेशन के लिए इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करें, f की जो वैल्यू होगी x की वो होगी F/K और x1 होगा F/K1 और x2 जो होगा वो होगा F/K2। अब यहाँ पर f को ले लेते हैं, कॉमन दोनों में है, अंदर आ जाएगा 1/K1 + 1/K2 और ये है F/K। ये f इस f के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर रह जाएगा 1/K इज इक्वल टू K1 और K2 का एलसीएम लेंगे, K1 K2, K1 इससे डिवाइड होगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, K2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, K2 प्लस ये K2 इसके साथ कैंसिल, K1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, K1। अब दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल ले लें, ये ऊपर चला जाएगा तो K इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 को पहले लिख लेते हैं, K1 + K2, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। और ये है ऑप्शन नंबर कौन सा जी, सी, जो कि है K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2। ये इन दोनों का, इस कम्बिनेशन का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट K होगा वो इसका ये फार्मूला होगा या इसकी ये वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे
यूनिट नंबर 7 ऑसिलेशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन भी किए, सॉल्व भी किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।